हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं 11th एनसीईआरटी का ही कोश का विभाजन या कोश का चक्र में सेकंड लेक्चर होगा हमारा माइटोसिस डिवीजन समसूत्री विभाजन। अच्छा, समसूत्री विभाजन कोई विभाजन के लिए हमको 3 फेजों से गुजरना होगा जो मैंने पिछले लेक्चर में बात किया। G1 SG2 ये इंटरफेज है। इंटरफेज के बाद एम फेज में जाएंगे माइटोसिस फेज। अब माइटोसिस फेज में ही हम पढ़ेंगे माइटोसिस डिवीजन। अच्छा, इसके पहले हम जो आपको बताए थे ये आपका एक मैंने ग्राफ दिया था G1SG2M। जीवन प्रावस्था, एस फेज सिंथेसिस फेज मेनली क्या होती है डीएनए की सिंथेसिस। G2 फेज को हम G2 प्रावस्था कहते हैं। गैप 2 जीवन क्या है गैप मैंने बताया था ना, गैप 1 गैप 2। अच्छा, इसमें एक चीज आप ध्यान रखना जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया नहीं। देखो, अगर जब सेल डिवाइड करने स्टार्ट करती है तो उसमें सेल को डिवीजन करने के लिए कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस या तो कौन बनेगा? ब्रेन। दो ही चीज देखो, बॉडी को कंट्रोल करने वाली दो ही चीज होती है, कोई ब्रेन कंट्रोल करेगा तो न्यूक्लियस। इसके अलावा किसी की औकात नहीं होती बॉडी को कंट्रोल करने। बॉडी को कोई भी चीज हो या तो न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा या तो उसका ब्रेन। ओके, तो होता क्या है, यहाँ पर लगते हैं चेक पॉइंट। चेक पॉइंट क्या होता है? चेक पॉइंट चेक करता है कि हाँ बेटा तुम आगे जाने लायक हो कि नहीं, तुम इस कैटेगरी में हो कि आगे सेल डिवीजन करोगे कि नहीं, उसके लिए होता है चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट यहाँ पर दो पाए जाते हैं। पहला G1 से G2 जब आता है पहला चेक पॉइंट फर्स्ट, यहाँ पर एक चेक पॉइंट होता है। और जब G2 से GM पहुंचो कि यहाँ पर चेक पॉइंट सेकंड होता है। सेकंड चेक पॉइंट, ये फर्स्ट चेक पॉइंट, ये आपका सेकंड चेक पॉइंट, ये आपका फर्स्ट चेक पॉइंट। अगर जीवन से एस जा रहे हो, जीवन में जो प्रोसेस होनी होती है, जैसे कोश का ग्रोथ हुआ, मैक्सिमम सेल ऑर्गेन्स आपके डिवाइड कर रहे हैं, उन्हें आरएनए की सिंथेसिस होनी है। तो अगर ये सब चीजें अगर प्रॉपर हुई होंगी तो ये चेक पॉइंट G1 चेक पॉइंट आपको आगे देगा, अनदर आपको आगे जाने नहीं देगा। अच्छा, G2 से एम फेज में जाना है तो ये जो चेक पॉइंट चेक करेगा कि आपने G1SG2 की जो प्रोसेस होनी है, इंटरफेज में जो सेल ग्रोथ होनी है, आरएनए की सिंथेसिस होनी है, डीएनए की सिंथेसिस होनी है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनना है, ये सारी चीज प्रॉपर बनी है कि नहीं। अगर ये चीजें प्रॉपर बनी है तो आपको एम फेज में जाने देगा ये साइक्लिंग चेक पॉइंट। अगर बोलेगा बेटा तुम यही सब चटक लो, अब तुम्हारा आगे जाने का काम खत्म, यानी आगे आपको जाने नहीं देगा। ये सारी प्रोसेस थी। अच्छा ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। हम पढ़ना क्या था? माइटोसिस डिवीजन। यानी अगर हम G1SG2 कंफर्म कर लिए, इंटरफेज अवस्था पूरी हो गई, अब हमने जाना कि सेकंड फेज क्या होगी? माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज में आपकी हमने पहले बात करना है समसूत्री विभाजन, उसके बाद हम बात करें असूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में देखो, माइटोसिस फेज में होता क्या, दो फेज आएंगे, एक कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस फेज में पढ़े, पहला हमको पढ़ना होगा कैरियोकाइनेसिस। यानी केंद्रक का विभाजन। केंद्रक विभाजन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कैरियो मतलब होता है केंद्रक, काइनेसिस डिवाइड करना। ठीक है, काइनेसिस मतलब विभाजन करना, डिवाइड करना भाई साहब। दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब विभाजित करना ना। आपका कोशिका द्रव्य विभाजित करेगा, कोशिका द्रव्य आपका विभाजन होगा। ये दो प्रोसेस को जानने पड़ेंगे। तो हम पहले बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस। तो हम पहले बात करने जा रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस बात करेंगे हम। कैरियोकाइनेसिस में हमको भी इसमें 4 पॉइंट से गुजरना होगा। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस पर है, इसमें 4 फेज से गुजरना होगा। और 4 फेज कौन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इन फोर्थ के बारे में बात करें, पहला आता है प्रोफेज। ठीक, फर्स्ट आपको क्या पढ़ना होगा? प्रोफेज, एंड सेकेंड मेटाफेज, एंड थर्ड टेलोफेज। पहला होगा प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज। प्रो मतलब पहले, तो इस बोलेंगे प्रावस्था या पूर्वावस्था,
ठीक है, पहला हो गया पूर्वावस्था, दूसरा हो गया मेटा, मेटा माने मध्य में, तो मध्यावस्था। उसके बाद एना आता है, एना बोलते हैं पश्चावस्था। लास्ट में आता है टेलोफेज, अंत्यावस्था। इसके बाद आपको पता है क्या होगी, कोशिका द्रव का डिवीजन होगा। तो प्रो मतलब क्या होता है, पहले, मेटा मतलब होता है मध्य में, एना मतलब होता है पश्चिम, और टीलो मतलब होता है अंत में। इसके नाम से ही आपको इनके प्रोसेस के बारे में समझना होगा। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं पहली फेज, जिसे बोलते हैं प्रोफेज। फर्स्ट होगा प्रोफेज, प्रोफेज यानी पूर्वावस्था। अच्छा, पूर्वावस्था में एक चीज मैं आपको बताना है कि आपकी जो क्रोमोसोम होती हैं, ये आपका क्रोमोसोम हुआ, ठीक है। क्रोमोसोम में दो वर्ड यूज होता है, काइनेटोकोर, एक सेंट्रोमियर, ठीक है। एक काइनेटोकोर होता है, एक सेंट्रोमियर होता है। अब दोनों वर्ड आपको सीखने होंगे, ठीक। अच्छा, एस फिर में बताया था डीएनए आपका कैसा होता है, डबल। लो, डीएनए आपका डबल मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहां से देखो, डीएनए का डबल होने क्या है, इससे बोलते हैं टोटल स्ट्रक्चर क्या है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम, ये टोटल स्ट्रक्चर है। लेकिन जो आपके ये है दिखाई दीजिए, ये दिखाई दीजिए, ये आपका क्या है, क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स, ठीक। आपके क्रोमैटिड्स हैं ये, क्रोमैटिड्स को बोला जाता है अर्धगुणसूत्र, अर्धगुणसूत्र, अर्धगुणसूत्र को बोला जाता है क्रोमैटिड्स। ये आपका क्रोमोसोम है, गुणसूत्र, गुणसूत्र के ऊपर अर्धगुणसूत्र। होता क्या है, ये जो आपके अर्धगुणसूत्र होते हैं, इसी पे आपके जीन्स होते हैं, जीन्स या डीएनए बोलो, ठीक है। ये आपके कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं, ओके। क्रोमोसोम पर आपके जीन होते हैं, माने ये मैंने स्ट्रक्चर दिया, ये जीन होंगे जो कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार हो, किसी गुण के लिए जिम्मेदार होंगे आपके अंदर। तो मैंने जब बोला था इस फेज में सिंथेसिस फेज, उनमें डीएनए की सिंथेसिस होती है। डीएनए मैंने बताया था, डीएनए का डबल होता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होता। क्रोमोसोम 2n था, 2n ही रहेगा। अच्छा, क्रोमैटिड्स आपके बदले, क्रोमैटिड्स आपके डबल हो गए। अच्छा, सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रो मतलब वर्ड बोलो, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ओके। और ये आपका काइनेटोकोर, ठीक। ये आपका जो हरा रंग दिखाया गया दैट इज काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। और जो बीच मैंने स्ट्रक्चर दिखाई दिया ये बीच में, इससे बोलेंगे सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। अगर हम बात करें काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर, देखो आपके बुक में सेंट्रोमियर काइनेटोकोर दोनों को लिखा गया है गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु। अच्छा, चलो माना कि दोनों का मीनिंग है गुणसूत्र बिंदु क्यों रखा गया, इसके बारे में जानो। हुआ क्या, आपका काइनेटोकोर सेंट्रोमियर गुणसूत्र के सेंटर पॉइंट पे होते हैं, मध्य बिंदु पे, इसलिए लिखा गया गुणसूत्र बिंदु। यानी दोनों क्रोमैटिड्स जहां आपस में मिलते हैं उसे कहा जाता है गुणसूत्र बिंदु। अब कॉन्सेप्ट समझो सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर का। एक्चुअली में क्या हुआ, आपका काइनेटोकोर सेंट्रोमियर को उन्होंने एक ही वर्ड में ऐसे एक्सप्लेन किया, क्योंकि अगर आप देखो, मैंने माना ये दो गुणसूत्र हैं, ठीक, ये दो गुणसूत्र हैं, आपस में पेयरिंग किए, ठीक। तो क्या हुआ, ये माना ये दो गुणसूत्र, ठीक है। अब ये देखो दोनों यहाँ पर आपस में अटैच हैं, मैंने माना इनका ये यहाँ से और यहाँ से, इनके बीच का पॉइंट है, ये बीच का पॉइंट, ठीक है। तो जो ये बीच पॉइंट जहाँ आपस में यहाँ 50% इसका इसका आपस में जॉइन है, इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक। ये बीच का पॉइंट मान लो, ये मैंने बीच का पॉइंट माना, यहाँ से यहाँ
ये आपका एक क्रोमैटिड्स हुआ अर्धगुणसूत्र, ये आपका अर्धगुणसूत्र। तो अर्धगुणसूत्र अपन जहाँ जुड़े हैं उसे बोला गया सेंट्रोमियर, ठीक है। लेकिन काइनेटोकोर क्या होगा, ये आपके दोनों सेंट्रोमियर पेयरिंग किए हैं, ठीक। जो आपके दोनों होमोलोगस मतलब एक समान क्रोमोसोम होंगे आपस में पेयरिंग किए, तो ये क्रोमोसोम के इसके साइड में एक गड्ढा टाइप मतलब एक छेद होगा जिसे बोलेंगे काइनेटोकोर। सेम इस साइड में भी एक छेद होगा, इस साइड में एक छेद होगा जिसे बोलेंगे काइनेटोकोर। और इसे ही जब आपका सेल डिवीजन होता है कि यहीं पर आपका स्पंडल फाइबर जुड़ते हैं, मतलब स्पंडल फाइबर मान लो चुल्ला मान लो यार, सिंपल लैंग्वेज समझने के लिए, तो आपका यहीं पर चुल्ला आके जुड़ता है। तो एक चुल्ला इधर एक चुल्ला इधर जुड़ता है, इससे आप अपने दोनों खींचते हैं तो ऐसे से दोनों अलग होते हैं, ठीक है। पॉइंट है ये सेंट्रोमियर मतलब इस क्रोमैटिड्स का सेंटर पॉइंट, दैट इज सेंट्रोमियर। और साइड में ये जो चुल्ला है इसी से चुल्ला फंसेगा, ये मतलब छेद है इसी से चुल्ला फंसेगा, दैट इज काइनेटोकोर, ठीक, काइनेटोकोर। अच्छा, अब समझते हैं प्रोफेज। प्रोफेज स्टेज में होता क्या है। प्रोफेज में स्टेज में जैसे स्टार्ट होता है तो उसमें जो आपके सेल वॉल होंगे, तो प्रोफेज में जो आपका फर्स्ट पॉइंट इसमें आपको ये लिखना होगा, जैसे प्रोफेज स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आपके जो गुणसूत्र होते हैं, पहले क्या होता है गुणसूत्र आपके न्यूक्लियस में इधर उधर फैले हुए होते हैं। हम पहले क्या देख रहे हैं कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होता है, ठीक। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये लिखना, आपके जो गुणसूत्र होते हैं धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपके पूरे न्यूक्लियस में फैले हुए होते हैं। अब क्या होता है गुणसूत्र जो फैले हुए थे ये पर कंडेंस होना शुरू कर जाते हैं। कंडेंस होने मतलब क्या है, ये आपस में लिपटने लगते हैं ताकि ये हमको आसानी से दिख जाए। और दिख जाए क्या कि क्योंकि ये भी सोचो इनको क्या करना है, डिवाइड होकर अलग अलग होना है। जो क्लियर दिखेंगे तो ही तो डिवाइड होंगे। अगर इस रस्सी के दोनों फैले होंगे, जैसे अगर ऊन लो और उसको क्या कहते हैं ठीक से अच्छे से ना मोड़ो, ऐसे आप रख दो, क्या उसमें डिवाइड होगा नहीं। उसके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। तो इसके लिए आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर गुणसूत्र लिपट कर स्पाइरली अवस्था में, यानी एक वर्ड बोलो तो यह कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लिखो गुणसूत्र कंडेंस होने लगते हैं। कंडेंस मतलब ना कंडेंस मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट इनका स्टार्ट हो जाता है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक दूसरे को गुणसूत्र गुणसूत्र एक दूसरे के ऊपर लिपटने लगते हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर लिपटने लगते हैं जिससे प्रॉपर दिखने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अब देखो न्यूक्लियस का डिवीजन होना है तो सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं और साथ साथ में इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, साथ न्यूक्लियोलस, ये सब आपके डिसअपियर होते हैं मतलब खत्म होने लगते हैं। उस लिक्विड में कोशिका द्रव्य में सब आपस में क्या होते हैं, सब आपस में मिसबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, समझ नहीं आता कि कौन सा कोशिकांग कहाँ गया। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही आपका प्रोफेज खत्म होने वाला होता है तो हम कह सकते हैं एंड ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के अंत में जैसे प्रोफेज खत्म होने वाला होता है, आपके केंद्रक कला केंद्रक कला केंद्रक कला मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस को कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला। साथ में केंद्रक के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं केंद्रिका, केंद्रिका, ठीक है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। साथ में जितने भी आपके कोशिकांग होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ये सभी
समाप्त होने लगते हैं, होने लगते हैं। ठीक, तो आपके गुणसूत्र कंडेंस मतलब संघनित होने लगते हैं। गुणसूत्र एक दूसरे के ऊपर लेपने स्टार्ट हो जाते हैं, इसका मतलब समझो। एंड ऑफ प्रोफेज के साथ अंत होने वाला है। केंद्रक कला आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साथ में सेल ऑर्गेनम, मतलब कोशिकांग, सभी साथ होने लगते हैं। डिस्प्रिया मतलब जो आपका लिक्विड होगा उसी में खुलने लगते हैं। मैट्रिक्स, ठीक है। इसके साथ साथ आपका एक आपका स्पेंडल फाइबर होता है, ठीक है। तो स्पेंडल फाइबर के बनने लगते हैं। साथ में एस्टर, एक एस्टर मतलब ऐसे समझो ना, तारे जैसा स्ट्रक्चर एक स्टार्ट हो जाता है बनना, जो कि सेंट्रोल की चारों तरफ होता है। तो इसमें तीसरा पॉइंट लिखिए, जो आपके सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल तारक केंद्र गो, होता क्या है, जब सेल डिवाइड होता है तो आपके सेल डिवाइड होते हैं, जैसे कि मान लो ये न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, तो एक सेंट्रोल आपका इधर जाने की कोशिश करता है, एक सेंट्रोल मतलब एक सेंट्रोल इस साइड, एक सेंट्रोल इस साइड, अपोजिट साइड। तो सेंट्रियोल तारक केंद्र विपरीत अवस्था में, विपरीत दिशा में जाने लगते हैं, ठीक है। विपरीत दिशा में जाने लगेंगे, एक दूसरे के अपोजिट साइड में। और चौथा पॉइंट लिखिए, एस्टर का फॉर्मेशन। एस्टर क्या होता है, मैंने बताया एस्टर मतलब ये समझिए कि तारे जैसा स्ट्रक्चर, ऐसे सेंट्रोल है, इसके बाहर ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन लगता है, ये आपका एस्टर है, एस्टर जैसा ये, ठीक। ये क्या है, एस्टर बनने लगते हैं, ठीक। स्पेंडल फाइबर भी आपका स्टार्ट हो जाता है बनना, क्योंकि स्पेंडल फाइबर इसी से अटैच होगा। तो ये आपका प्रोफेज का एंड हो गया। अब इसके बाद सेकेंड आपका फेज आता है मेटाफेज। सेकेंड आपका मेटाफेज यानी मध्य अवस्था। तो कभी कभी कहते हैं मेटाफेज कब आता है, अबे यार प्रोफेज के बाद, मेटाफेज के बाद क्या आता है एनाफेज, एनाफेज के पहले प्रोफेज के बाद जो आए उसे कहते हैं मेटाफेज। जब खुद ही आप परिभाषा ये आप पोजीशन पूछें खुद ही बना सकते हैं, प्रोफेज कब आता है, सीधे सी बात है, G2 के बाद, G1 आपने इंटरफेज पढ़ा था, तो G2 के बाद आपका प्रोफेज आता है और मेटाफेज के पहले। तो ये सब पोजीशन वाले मतलब उनको लगता है छोटी बात है ये। तो मेटाफेज मध्यावस्था, इसमें हम देखें क्या होता है। गुणसूत्र क्या होता है, ये आपके जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र आपके मेटाफेज प्लेट, यानी अगर फिगर की हम बात करें तो हम बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज मैंने आपको फिगर भी बना रखा है, क्योंकि फिगर से ही विजन आता है यार। तो हम बात करें अभी एनिमल्स या प्लांट में। देखो प्लांट हो या एनिमल, जो कि सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है वो सेम होती है, ठीक। मैं आपको लास्ट बता दूंगा एनिमल और प्लांट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अभी पहले सेल डिवीजन की बात करते हैं, सेल डिवीजन बात कर लेते हैं। तो होता क्या है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका कला, कोशिका झिल्ली, कुछ भी बोलो, इससे बाद कोशिका भित्ति आपकी, ठीक है। ये सेल वाल आपकी एनिमल नहीं होती, ध्यान रखना, प्लांट में होता है। तो आप एनिमल की बात करो, प्लांट में डिवीजन सेम तरीके का होता है, लेकिन ये सेल वाल प्लांट है तो होगा, प्लांट नहीं है अगर एनिमल है तो सेल वाल नहीं होगा, ठीक। तो ये अर्ली मेटाफेज क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, देखो ये आपके सेंट्रोमियर हो गए, ये है आपकी सेंट्रियोल आपके प्रोफाइल में याद करो बन गए थे। एस्टर का यही आपके एस्टर हैं, जो मैंने बताया तारे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये एस्टर। ये आपके क्रोमोसोम गुणसूत्र, ठीक। ये आपके क्रोमोसोम गुणसूत्र हो गए। गुणसूत्र क्या थे, इधर उधर छितरे बितरे थे। अब ये स्पेंडल फाइबर, ये जो आपका धागा दिख रहा है स्पेंडल फाइबर से बोला गया, स्पेंडल फाइबर, ठीक। आपका स्पेंडल फाइबर है, यह क्या किया, अब स्पेंडल फाइबर आपका काइटोकेट से अटैचमेंट हो, ध्यान रखना। देखो ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जोड़े में है नहीं, तो एक जोड़ा का
एक काइनेटोकोर इस साइड से बनेगा, दूसरे जोड़े का काइनेटोकोर इस साइड के सेंट्रियोल से जुड़ेगा। ध्यान रखना, फिर से मैं बता रहा हूँ, क्रोमोसोम पेयर में है तो एक पेयर का काइनेटोकोर एक साइड बनेगा, दूसरे पेयर का काइनेटोकोर दूसरे साइड बनेगा। ठीक, अब ये क्या करते हैं, स्पेंडल फाइबर ने खींच के ये आपका मेटाफेज प्लेट एक मतलब बीचों बीच इनके अरेंजमेंट करता है, इसे बोला जाता है मेटाफेज प्लेट। ठीक है, इक्वेटर रीजन पे, इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर अगर अर्थ को देखो, अर्थ को दो इक्वल भाग में डिवाइड करने वाला रेखा होता है जिसे इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, बीचों बीच आपका अरेंज हुआ, इसे बोला गया इक्वेटर। तो ये बीचों बीच आपके अरेंज हुए। अब इनके बारे में बात करते हैं, इसमें हमको क्या देखने को मिलेंगे। तो पहला पॉइंट यही है, पहला पॉइंट तो यही है कि गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्र हो जाते हैं। ये देखो मध्य रेखा पर एकत्रित हुए गए, ये एली शुरू मेटाफेज में देखो खींचे गए, लेकिन अंत में आते थे मेटाफेज के ये इक्वेटर प्लेट पे इकट्ठा हो गए। तो आपकी बुक में लिखा भी गया है गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्र हो जाते हैं। गुणसूत्र मध्य रेखा, मध्य रेखा को आप बोल सकते हैं इक्वेटर, इक्वेटर। ठीक, मध्य रेखा पर एकत्र होने लगते हैं इक्वेटर प्लेट, एकत्र होने लगते हैं। अगर मुझसे कहीं हिंदी में गलत हो जाए तो माफ़ करिए, क्योंकि मैं हिंदी बहुत साल बाद लिख रहा हूँ। तो आप अगर हिंदी कहीं मैंने गलत लिखा हो तो आप उसे सही कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कई जगह हिंदी गलत में लिख देता हूँ। और सेकंड पार्ट में बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, आपको ये जब स्पेंडल फाइबर एक इधर से बना है, एक दूसरे सेंट्रोल से बना है, तो आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है स्पेंडल की तरह, तर्क की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये तर्क रूप की आकृति मतलब बन जाते हैं। तो इनमें एक एक तर्क तर्क बोलते हैं स्पेंडल, स्पेंडल एक तर्क की आकृति बन जाती है। यानी हमको देख भी रहा है कि स्पेंडल शेप, स्पेंडल की तरह, स्पेंडल मतलब तर्क होता है। ठीक है, तर्क जैसा आकृति हमको दिखाई देने लगा यहाँ पर। अच्छा, सेकंड पॉइंट हो गया। अब तो ये जो स्टेज होती है इसमें गुणसूत्र आपके बहुत ही क्लियर दिखाई देते हैं। अगर ध्यान रखना, जब भी गुणसूत्रों की स्टडी करनी होती है तो इसी फेज में की जाती है, क्योंकि इस फेज में गुणसूत्र आपके एकदम क्लियर मतलब क्लियर दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं गुणसूत्र की स्टडी करने के लिए यह फेज आपका उपयुक्त होता है। तो हम थर्ड पॉइंट ये लिखो, गुणसूत्र की आकृति या संख्या तथा संरचना के अध्ययन के लिए यह फेज या व्यवस्था या अवस्था लिख सकते हो। सबसे अच्छा है क्या, मेटाफेज पर है तो मध्यावस्था लिखो, उपयुक्त होता है। ठीक, तो अगर हमको गुणसूत्र की स्टडी करना होगा तो हम किस फेज में करेंगे, मेटाफेज। कभी कभी पूछा भी जाता है कि मेटाफेज अवस्था की शुरुआत कब होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए, फोर्थ पॉइंट मैं ही लिखूंगा, अगर मेटाफेज की शुरुआत अगर ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि डिस्टिंक्शन मतलब गुणसूत्र आपको साफ साफ दिखाई देने लगे। जब गुणसूत्र साफ साफ दिखाई देने लगे, वहीं से आपका मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है, मध्यावस्था या मेटाफेज।
फेज स्टार्ट हो जाता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिस्टिंग्विशन है, मतलब मेटाफेज को बता रहा है कि कब ये स्टार्ट होने वाला है। तो ये भी आपका मध्य अवस्था, आपको बस इतना ही जानना है कि गुणसूत्र आपके मध्य रेखा पर एकत्र हो। गुणसूत्र मध्य रेखा पर कैसे एकत्र होते हैं, मैंने बताया कि आपका जो स्पेंडल फाइबर है ये अटैच होता है काइनेटोकोर से। ठीक है, स्पेंडल फाइबर जुड़ता है काइनेटोकोर से। ठीक, और काइनेटोकोर आपका किससे बना होता है, सॉरी स्पेंडल फाइबर आपको पता होगा, मैंने बताया था ट्यूबुलिन प्रोटीन यस फेज में बनता था, सिंथेसिस फेज में, सॉरी G2 फेज में, माफ करना गैप 2 फेज में, उसमें बनता है स्पेंडल फाइबर। ये आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, का बना होता है स्पेंडल फाइबर आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक, अच्छा, हमको लगा आपको ये फेज समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फेज में एंट्री करते हैं, एनाफेज। आपका थर्ड फेज है जिसे हम कहते हैं एनाफेज, पश्चात अवस्था। एनाफेज पश्चात अवस्था। ठीक, अच्छा, अब इस फेज की मार्केटिंग क्या है, मतलब मार्क क्या करता है कि एनाफेज आपका स्टार्ट जो हुआ है, तो इसमें मेन चीज ध्यान रखना, जितने भी आपके क्रोमोसोम आपके अरेंज है मेटाफेज में, उनकी स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग मतलब टूटना, मतलब समझिए, यानी इस फेज में आपके क्रोमोसोम अलग होते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ, ये आपके जो इक्वेटर प्लेट पे, इक्वेटर पे मतलब ये आपके बीचों बीच, आपके जब सेल के बीचों बीच आपके स्टर क्रोमोसोम इकट्ठे हुए होते हैं। तो अब एक सेंट्रियोल आपका एक काइनेटोकोर इधर क्रोमोसोम के, दूसरे क्रोमोसोम काइनेटोकोर इधर, क्योंकि क्रोमोसोम में कैसे होते हैं, पेयर में। तो काइनेटोकोर से स्पेंडल फाइबर का अटैच होता है। ये आपका कौन सा है, ये आपका बताओ क्या है, सेंट्रियोल तो है। ठीक, तो सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रियोल में जो स्पेंडल फाइबर होते हैं ये एक दूसरे को खींचते हैं, इनको खींचते हैं। यहाँ सबसे अच्छी नोटिस करने वाली बात यह है कि जब सेंट्रियोल काइनेटोकोर से पकड़ के खींचता है तो इसका जो हेड पॉइंट होता है, हेड, वो उसका मुंह आपका सेंट्रियोल की तरफ, और टेल पॉइंट सेंट्रियोल से दूर होता है। ये देखो टेल पॉइंट है, ये सेंट्रियोल से दूर है, और हेड पॉइंट सेंट्रियोल की तरफ है कि नहीं। तो जो कि सेंट्रियोल की तरफ आपका हेड पॉइंट होगा, उससे दूर आपका टेल पॉइंट होगा। ठीक, तो आपके काइनेटोकोर से प्रत्येक स्पेंडल फाइबर अटैच होते हैं। एक स्पेंडल फाइबर इधर साइड, दूसरा इसी क्रोमोसोम, ये तो आपका होमोक्रोमोसोम क्रोमोसोम होंगे दोनों, तो सेकंड वाला इससे अटैच होगा, ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। अच्छा, खींचने पर क्या हुआ, ये क्रोमोसोम मैंने 3 होके दिखाया था, 23 पेयर्स होंगे, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होंगे कि नहीं। ओके, तो आपके ये क्रोमोसोम इधर आए, 50% इधर आए। ठीक, अच्छा, क्रोमोसोम आपके जब इधर आ गए और कुछ इधर आ गए, तो ये आपका जो आपके क्रोमोसोम, इनका डिवीजन हो गया, ये अब दूसरे साइड हो गए। अब एनाफेज में दो ही चीज नोटिस करने वाली है, एक इसमें आपकी क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग होते हैं। तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे, जो आपके गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर जाने लगते हैं, गुणसूत्र आपके विपरीत ध्रुव पर जाने लगते हैं, विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। तो इसमें एक बात मैं आपको फिगर द्वारा समझाता हूँ। देखो, आपके ये क्रोमोसोम थे, ठीक, लेकिन आपने देखा था G2 फेज में, G2 फेज में, गैप 2 फेज में आपके क्रोमोसोम में एक ही था,
लेकिन डीएनए डबल हुआ था, यानी क्रोमैटिड आपके यहाँ पर डबल हुए थे। क्रोमैटिड, ये आपके क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड अर्ध गुणसूत्र, ठीक। आपके क्रोमैटिड आधे मतलब क्रोमैटिड की संख्या डबल हो गई थी। अब यही एनाफेज में, एनाफेज में आपके इसी में क्रोमैटिड डबल थे, तो एक काइनेटोकोर इधर होगा, एक काइनेटोकोर इधर होगा, तो एक स्पिंडल फाइबर इधर जुड़ा होगा, स्पिंडल फाइबर इधर जुड़ा होगा। दोनों आपस में जब खींचेंगे, एक इधर एक इधर, दोनों आपस में खींचेंगे तो एक आपका अर्धगुणसूत्र इधर जाएगा, अर्धगुणसूत्र इधर आएगा। ध्यान रखना, क्रोमोसोम आपके खींचेंगे, जब खींचेंगे तो एक क्रोमोसोम आपका इधर जाएगा, एक क्रोमोसोम आपका इधर आएगा, ठीक। तो जो आपके क्रोमोसोम है ये G2 फेज में डबल हुए थे, ठीक। गैप टू फेज में, गैप टू अवस्था में क्रोमोसोम में जो क्रोमैटिड थे वो डबल हुए थे, गुणसूत्र डबल हुए थे। ध्यान रखना फिर से, गुणसूत्र की संख्या वही होती है, गुणसूत्र आपके गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपका डीएनए 2C से 4C डीएनए हो जाता है, डीएनए। एन की बात नहीं किया, 2N, एन से 2N मैंने नहीं कहा, 2C बोला, डीएनए की क्वांटिटी मैंने डबल बोला, ठीक है। तो ये आपके क्रोमैटिड्स कितने हो गए, 4 हो गए थे, 2 से 4। अब क्या हुआ, तो एक स्पेंडल फाइबर, स्पेंडल फाइबर क्या है, अबे यार समझो एक रस्सी है, बस सीधी लैंग्वेज में समझो, क्योंकि हमको चीजें समझनी है। तो स्पेंडल फाइबर क्या कि एक रस्सी थी, एक रस्सी इधर काइनेटोकोर से जुड़ी, एक रस्सी आपकी इधर काइनेटोकोर से जुड़ी, दोनों आपस में खींचेंगे, जुड़े हैं तो क्या होंगे, टूट जाएंगे। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जब आप एक रस्सी इधर खींचोगे, एक रस्सी इधर खींचोगे, दोनों आपस में क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो उसकी वजह से एक वर्ड आता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग वर्ड यूज होता है। तो आपका अब क्रोमोसोम ऐसा हुआ, ठीक है। दूसरा कैसा हुआ, ऐसा हुआ। अब ध्यान रखो, आपने एक इधर बांध रखा है, एक इधर बांध रखा है, एक चुल्ला इधर आप फंसा रखा है, चुल्ला आपका इधर फंसा हुआ है, तो ये क्रोमोसोम टोटल इधर जाएगा, ये क्रोमोसोम टोटल इधर आएगा, तो एक क्रोमोसोम आपका एक पोल की तरफ, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ आएगा। इस प्रकार क्रोमोसोम अपने तो अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं, नहीं तो मैंने बताया गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर जाने लगते हैं, ठीक। अब क्लियरिटी आपकी ज़्यादा आई होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक। क्रोमोसोम के दूसरे पे जाने लगते हैं, लेकिन जाने के लिए मैंने बताया गुणसूत्र ऐसे थोड़ी जाते हैं, गुणसूत्र आपके एक्चुअली में ऐसे जाते हैं, देखो ये और ये, आपका इस ध्रुव पे जा रहा है इधर, इस ध्रुव जा रहा है इधर, मतलब जो हेड होगा वो ध्रुव की तरफ होगा, और टेल होगा वो ध्रुव से अपोजिट होगा। ये देखो हेड इधर ध्रुव आ रहा है, इसका हेड इस ध्रुव की तरफ होगा, टेल अपोजिट साइड। मैंने फिगर में भी आपको अच्छे से समझा दिया है, ये देखो फिगर में मैंने भी आपको समझाया कि जो आपका क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर ये काइनेटोकोर से जुड़ा था, काइनेटोकोर से जुड़ा है, तो इस यहीं पर आपका सेंट्रोमियर भी तो होगा, ध्यान रखना। तो सेंट्रोमियर, तो जो आपका हेड रीजन होगा इस सेंटर, वो आपका सेंट्रोल की तरफ होगा, तारा केंद्र की तरफ होगा, जबकि टेल होगा तारा केंद्र से अपोजिट साइड में होगा। तो आपको समझनी पड़ेगी ये चीजें। तो आगे हम बात करते हैं, गुणसूत्र आपके विपरीत ध्रुव पर जाने लगते हैं। इसमें आपको नोटिस करने वाले हैं गुणसूत्रों की क्या होती है, स्प्लिटिंग। गुणसूत्रों की स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग मतलब अलगाव, अलगाव, ठीक। यानी गुणसूत्र आपस में जब घिसते हैं तो एक दूसरे में अलग हो जाते हैं, टूट कर अलग होते हैं, स्प्लिट होकर अलग होते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग अलगाव होता है। अब ये मैंने कहा एक गुणसूत्र में ऐसा होता है ना, तो ऐसे जितने गुणसूत्र सब में एक साथ होता है, एक साथ सब में गुणसूत्रों की संख्या ऐसे टूटते हैं। तो इस वर्ड यहाँ पर यूज होता है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब होता है एक साथ गुणसूत्रों की स्प्लिटिंग होती है। तो वर्ड यहाँ पर अगर आप लिख दोगे गुणसूत्रों की साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग होती है, साइमल्टेनियस, ठीक। साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग होती है, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, साइमल्टेनियस मतलब गुणसूत्रों की एक साथ स्प्लिटिंग होती है, सब सब गुणसूत्र आपस में एक साथ टूटते हैं, मतलब अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्रोमेटिड कैसे थे, एक है, यहाँ पे क्रोमेटिड कितने हो गए, दो दो, तो हम इसके बोल सकते हैं डाइक्रोमेटिड, डाइक्रोमेटिड,
दो आपके अर्धगुणसूत्र, दो अर्धगुणसूत्र, ठीक, दो दो अर्धगुणसूत्र हैं, यहाँ पर एक है, तो आप गुणसूत्र टूटेंगे, एक गुणसूत्र इधर, अर्धगुणसूत्र इधर, एक गुणसूत्र अर्धगुणसूत्र इधर, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरे पर ध्यान रखना, जब गुणसूत्र आपके टूटते हैं तो किस प्रकार एक दूसरे पोल की तरफ जाते हैं। तो इसका जो हेड पॉइंट सेंट्रोमियर, वो आपका किस तरफ होता है, लीड करता है, लीड मतलब आगे रहता है, यानी आपका सेंट्रियोल की तरफ होता है। तो हम कर सकते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर मतलब गुणसूत्र बिंदु का वो जो हेड पॉइंट होता है, ये आपका लीड करता है, लीडिंग करता है। आपका जो आपका आर्म होती है, भुजा होती है, वो आपकी टेलिंग करती है, आर्म टेलिंग कर रहे होंगे, ठीक। आर्म मतलब ये भुजा है, ठीक, ये आपकी आर्म हो गई, ये क्या हो गई, आर्म। आर्म क्या करे, टेल कर रही है। आपका ये सेंट्रोमियर, ये क्या है, सेंट्रोमियर, ठीक। सेंट्रोमियर आपका क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब जैसे मैच खेलते हो, उसमें कोई लीडर होता है नहीं, कप्तान, दैट्स लीड। तो सेंट्रोमियर लीड कर रहा है। सेंट्रोमियर है तो मेन है, क्योंकि सेंट्रोमियर ही आपके क्रोमैटिड्स को बांधे हुए है, कप्तान ही अपनी पूरी टीम को बनाए रखता है। तो सेंट्रोमियर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ये आगे की तरफ होगा, सेंट्रोल की तरफ होगा, बाकी जो आर्म होंगे पीछे के होंगे, टेलिंग कर रहे होंगे, ओके। तो यहाँ पर आपका एनाफेज खत्म हुआ। एनाफेज में सबसे मेन क्या है, गुणसूत्रों की साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ क्या होती है, स्प्लिटिंग, ठीक, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग होती है आपका, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग होती है। इसको लगा दो, वरना ऐसा लगेगा कि ये सब चीजें एक में ही है, ठीक। साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग होती है आपकी, बस में इतना ध्यान रखना है, गुणसूत्र अपने दोनों अलग अलग, दोनों अपोजिट पोलों पे विपरीत दो पर जाने लगते हैं। सेंट्रियम में लीड कर रहा होगा, आर्म में आपके टेलिंग कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है टीलोफेज, थर्ड आपका होगा टीलोफेज, ठीक। अंत में आपका क्या था, अंतावस्था, अंत्यावस्था। तो हम टेलोफेज की बात करें, इसमें हम बात करते हैं तो सेल्स होते हैं, देखो टेलोफेज को कहा जाता है कि रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी प्रोफेज जो हुआ था उसका जस्ट रिवर्स में होने वाला है। यानी इसमें आपकी ये आपके प्लाज्मा में, ये आपकी एनिमल्स होंगी, एनिमल सेल में ऐसा होता है, ठीक है। एनिमल और प्लांट सेल में आपका ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि प्लांट सेल में आपको पता है, प्लांट सेल में आपकी कोशिका भित्ति पे आती है, क्या है, सेल वॉल, और एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्लांट में सेल वॉल पाती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाती है। एनिमल्स में देखो आपकी जो क्रोमोसोम्स आपके एक पोल पे गए थे, दूसरे पोल पे इतने क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम के बाहर अब न्यूक्लियस का बनने लगता है, न्यूक्लियस बनने लगता है, यानी ये आपके क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस हो गया, ये आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है। आपका ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, आपका ये न्यूक्लियोलस। मैंने यहाँ पर एनिमल से बनाया था, लेकिन ये आपका अच्छा फिगर इससे बेटर है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर बनता है फाइनली जब आपका साइटोकाइनेसिस, सेल वॉल का डिवीजन वो हो जाता है, डिवाइड, तब। तो हम बात करते हैं, ये देखो एनिमल सेल में आपकी ये सेल्स के अंदर चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, इस सेल में यानी अब दो न्यूक्लियस बन गई, एक सेल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो न्यूक्लियस दिखाई देने लगे, और प्लांट सेल में एक सेल वॉल के अंदर दो न्यूक्लियस दिखाई लगे, ठीक। अच्छा, ये आपका टेलोफेज की फेज में होता है, टेलोफेज की अवस्था में ही होता है। अच्छा, टेलोफेज की मार्केटिंग क्या, मतलब टेलोफेज में क्या क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स, क्योंकि टेलोफेज में भी अपना कुछ ना कुछ परिवर्तन होने, आपने देखा सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। तो पहला पॉइंट बात करते हैं, तो पहला पॉइंट ये लिखते हैं, जो आपके संतत गुणसूत्र, संतत मतलब नए बने हुए गुणसूत्र,
संतान, संतान कैसे होते हैं? नए होते हैं, जो माता पिता से बनते हैं संतान। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर भी अपनी मदर सेल की न्यूक्लियस से नए न्यूक्लियस बने हैं, तो उसको हम कह सकते हैं संतति गुणसूत्र। आपके जो संतति गुणसूत्र होते हैं, संतति गुणसूत्रों के समूह बोलो, सही मिलकर जितने भी गुणसूत्र हैं सब विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित होने लगते हैं, ध्रुवों पर एकत्र होने लगते हैं। यानी ऐसा समझो, दोनों गुणसूत्र है अपने अपने ध्रुव पर एकत्र होने लगते हैं। एक ध्रुव पर 23 पेयर गए होंगे, 23 पेयर दूसरे ध्रुव पर गए होंगे, वो अब एक एकत्र होकर उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। यानी सेकंड ये रखो, केंद्रक गुणसूत्रों के चारों तरफ केंद्रक कला बन जाएगा। ठीक, साथ में आपका केंद्रिका बन जाएगी, बन जाती है, ऐसा भी लिख दो कोई बात नहीं। यानी केंद्रिका क्या होती है? न्यूक्लियस के अंदर, ऐसा समझो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोलस, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे न्यूक्लियस। आपकी यहाँ पर डीएनए होंगे, डीएनए क्रोमोसोम, ठीक है, ये आपका क्या है? ये इसमें न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। नोटिस करने वाली बात यह है, न्यूक्लियोलस जो होती है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेनलेस होती है, मेम्ब्रेन विहीन होती है। केंद्रिका के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन ये केंद्रक है, केंद्रक के चारों तरफ मेम्ब्रेन केंद्रिका कला होती है, केंद्रक कला होती है। अच्छा, अपने पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद आते हैं गुणसूत्र केंद्रिका बन जाती है, तो आपका ऐसा नहीं लगता कि प्रोफेज का जस्ट अपोजिट हो रहा है? तो कहा भी जाता है यह अवस्था प्रोफेज के जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करते हैं, इसमें आपने देखा कि सारी चीजें अब रिफॉर्म हो गई। ध्यान रखना, गुणसूत्र जो आपके कंडेंस होना स्टार्ट हुए थे प्रोफेज में, यानी संघनित हुए थे, यहाँ पर आपके डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम आपके फिर से केंद्रक के अंदर फैलने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं गुणसूत्र डीकंडेंस, यानी साफ साफ न दिखाई देकर या अलग अलग न दिखाई देकर एक जालिका का रूप फॉर्मेशन करते हैं, एक जालिका के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया टेलोफेज। इसके साथ साथ अब इसमें होगा साइटोकाइनेसिस सेकेंड। देखो, आपने पढ़ा तो पहला कैरियोकाइनेसिस, सेकंड था साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब विभाजित होना, लेकिन सेल थोड़ी विभाजित हो। हाँ, ऐसे भी सेल विभाजित सेल ही होगा, लेकिन सेल में प्रेजेंट आपकी द्रव्य होती है वो विभाजित हो, द्रव्य विभाजित हो गया तो सेल तो विभाजित हो जाएगा। तो कोशिका द्रव्य विभाजन। अब मैंने कोशिका में आपकी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए, एक सेल में आपकी दो न्यूक्लियस है। ये अगर हम बात करें सेल, एनिमल सेल की, इसमें आपका न्यूक्लियस इधर होगा, एक न्यूक्लियस इधर होगा। अब इसको दो भागों में बंटना है। ठीक, यानी इसके कोशिका द्रव्य को भी दो भागों में इक्वली डिवाइड करना है। ध्यान रखना, प्लांट एनिमल में दोनों अलग अलग होते हैं,
ठीक है, प्लांट में एनिमल में अलग होता है, क्योंकि प्लांट में होता है कोशिका भित्ति, तो प्लांट एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो एनिमल में सेल वॉल होता नहीं। अगर एनिमल्स की बात करें, पहले हम एनिमल्स में बात करें। एनिमल सेल और प्लांट में थोड़ा डिफरेंस होता है साइटोकाइनेसिस। तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल। सेल वॉल होता ही नहीं, एब्सेंट होता है। एब्सेंट मतलब ना होना। एनिमल में सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं होती है। अच्छा, कोशिका भित्ति ना होने से बेनिफिट ये होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसमें डिवीजन कुछ इस प्रकार होता है। कोशिका विभाजन आपकी ये टोटल सेल थी, अब सेल आपकी पेरीफेरी से, पेरीफेरी मतलब ये है पेरीफेरी, तो चारों तरफ से ये आपकी अंदर घुसने लगती है इस प्रकार कुछ। ठीक है, ये आपकी कुछ अंदर मतलब बाहर से अंदर अंदर की तरफ आपका घुसने लगती है और डायरेक्ट जाके सेंटर से मिल जाती है, और फाइनली आपकी दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अंदर आपका न्यूक्लियस होगा, आपके टू डाटर सेल आपकी बन जाएंगी, डाटर सेल। टू डाटर सेल आपकी बन जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं, दो डाटर सेल का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन इसमें पॉइंट भी आप लिख लो। सेल का जो डिवीजन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, या ऐसे तो कोशिका का कोशिका का विभाजन या अलगाव, अलगाव। ठीक है, कोशिका का अलगाव, इसमें बात करें पेरीफेरी मतलब बाहर से अंदर की तरफ, पेरीफेरी टू आपका सेंटर, पेरीफेरी टू सेंटर मतलब बाहर से अंदर की तरफ। ठीक, तो इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल। देखो, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल आप फिजिक्स पढ़ोगे, लेकिन आपको समझने के लिए बता दूं, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब फ्यूगल मतलब फेंकना, ऐसा समझो, फ्यूगल मतलब फेंकना, किसी चीज को फेंक दो। तो सेंट्रीफ्यूगल मतलब होता है कि आपका अंदर से बाहर। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अंदर से, सॉरी, हाँ या सेंट्रीफ्यूगल मतलब अंदर से बाहर। ये आपका क्या हो गया, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मतलब किसी सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, अरे यार फिजिक्स फोर्स सुनोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई सर्कल, सर्कल लो तो ऐसे कोई सर्कल हुआ, अपने चीज को अपनी तरफ, चीजों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, चीजों को खींची रहती है, दैट इज सेंट्रीपिटल। सेंटर की तरफ फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचता है, दैट इज सेंट्रीपिटल। और यही कोशिका का अलगाव अगर हम पढ़े एनिमल, सॉरी प्लांट के लिए, प्लांट के लिए। ठीक, प्लांट में आपकी सेल वॉल होंगी, सेल वॉल होंगी। ठीक, आपकी सेल वॉल होंगी, ये आपके केंद्रक हैं, तो बीच में इसमें आपके बनते हैं सेल वॉल जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। सेल वॉल के मटेरियल का ही होगा जो आपकी इन्हें दो भागों में डिवाइड करेगा। ठीक, जिनको दो भागों में बांटेगा। आपका फाइनली ये आपका प्लेट बनना स्टार्ट है, अंदर से, अंदर से जा रहा है कि नहीं, ये इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, और फाइनली आपका दो सेल बन के तैयार हो जाएंगे। जैसे कि आपकी सेल होंगी, ये आपकी सेल वॉल होगी, और ये आपकी केंद्रक, सेल वॉल के अंदर केंद्रक। ऐसे क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है इसमें, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। भाई साहब ये बना दे रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो आपकी क्या होगी, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक, इसके अंदर आपकी प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपकी कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये आपका न्यूक्लियस, केंद्रक,
ये आपकी 2 डाटर सेल बन के तैयार, आपकी 2 डाटर सेल बन के तैयार पुत्री की कोशिका। ठीक, अच्छा, यहाँ पर जो आपका कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका का अलगाव हुआ, कोशिका का अलगाव हुआ, नोटिस करने वाली बात है ये आपका अंदर से बाहर की तरफ होगा। तो हम कह सकें सेंटर टू पेरीफेरी, पेरीफेरी, ये अंदर से बाहर की तरफ। मैं बताया सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल मतलब फेंकना, कोई चीज बाहर फेंके, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल इसमें हुआ, कोई कोशिका का लगाओ, और फाइनली आपकी 2 सेल्स बन गई। ये आपका पूरा पूरा माइटोसिस खत्म होता होगा। अब एक बार इस पूरे चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करते हैं। देखो, ये आपकी एक सेल थी, ठीक, एक सेल थी, 2n गुणसूत्र की संख्या। इसमें क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ, ठीक, माइटोसिस डिवीजन हुआ। इसमें आपकी 2 सेल्स बनी और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होनी है। ठीक, 2 सेल्स बनी, ये आपका न्यूक्लियस पॉइंट से दर्शाया गया है। 2n माइटोसिस डिवीजन किया, इसने 2n एक सेल से आपकी 2 डॉटर सेल बनी, डॉटर सेल बनी, और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, क्योंकि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, क्योंकि इसमें आपकी कहीं ऐसी नहीं दिखी जहां गुणसूत्रों को डिवाइड किया गया, आधा किया गया हो, कहीं ऐसा दिखा ही नहीं, तो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर समान होनी। अब इसके साथ साथ अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आपने पूरा समसूत्री विभाजन पूरा यहाँ पर कवर किया। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताया था, प्लांट एनिमल में कुछ डिफ्रेंशिएट करना। देखो, प्लांट में आपकी सेंट्रियोल अब्सेंट होती है, सेंट्रियोल नहीं होता, ठीक है, केवल एनिमल में होता है। तो अब बात होती है सेंट्रियोल ना होने से वहाँ पर डिवीजन कैसे होता है। तो वहाँ आपके कुछ प्रोटीन आपके सेंट्रियोल जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। प्लांट में सेंट्रियोल ना होने पर कुछ प्रोटीन मिलकर सेंट्रियोल का काम करती है, का कार्य करती है। ठीक, सेंट्रियोल आपका नहीं होता, जिसका कार्य मतलब कुछ प्रोटीन आपस मिलकर सेंट्रियोल जैसा वर्क करता है, उससे ये कार्य करती है प्लांट में। एनिमल में तो आपका सेंट्रियोल होता ही है, बात ही खत्म। तो आपका पूरा माइटोसिस खत्म हुआ था। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे मियोसिस। मियोसिस आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक होने वाला है, उसको हमको 2 वीडियो में कवर करना पड़ेगा। मुझे इसके साथ आपको चीज़ बतानी है कि मैं आपको जो नोट्स मतलब मैंने जो लिखा है, इसके आप वीडियो देखिए, ठीक है, आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन जाकर मेरे नोट्स को वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्कशन मैंने आपके नोट्स का पीडीएफ नोट्स का मैंने पीडीएफ बनाकर उसमें लिंक मैंने डाल रखा है। आप जाकर उस लिंक को जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको पीडीएफ पूरा दिख जाएगा। वहाँ से इस नोट्स जो मेरा नोट्स है, वहाँ से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जो मैंने आपको पढ़ा है यही आपका नोट्स, उसमें पीडीएफ के फॉर्म में मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको नोट्स दिख जाएगा। ठीक, थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मियोसिस की बात करेंगे।